बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरी बात के साथ मैं हूं हमीद भुट्टो। आज खरी बात करेंगे सेनेट में सिंध की नुमाइंदगी करते हुए एक लिखा पढ़ा नौजवान दानश्वर भी कहलाता है। सियासत में एंट्री देने से पहले सरकारी मुलाजिम एसडीएम के तौर पे नौकरी की, 5 साल तक नौकरी करते हुए लंदन चला गया बैरिस्टर बनने। बैरिस्टर बनकर सरकारी नौकरी छोड़ दी। वापसी आकर सिंध के हुकूक की बात की, सिंध के मसाइल, सिंध के लोगों की बातें करते करते सेनेट के ऐवान तक पहुंच गया। लेकिन आप समझ गए होंगे आज हमारे मेहमान हैं सेनेटर ज़मीर घुमरो। ज़मीर भाई, आपकी मेहरबानी कि आज आपने खरी बात के लिए थैंक यू वेरी मच वक्त दिया। आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू, सरकारी अफसर, एसडीएम बने, कमीशन दी, पीर गोठ के करीब जो पीर पगारों के गांव, वहाँ एक अजीब किस्म की अलग सियासत, अलग फ़िज़ा, मुर्शिद पीर की कहानी। वहाँ पे फ़तेला के नाम से गांव में आप एक छोटे से गांव में, देहात में पैदा हुए, मेहनत की। आज आप अगर एसडीएम से कंटिन्यू नौकरी चलाते तो शायद सेक्रेटरी भी होते, चीफ सेक्रेटरी भी बन चुके होते, कहीं कमिश्नर भी बने होते। तो सरकारी नौकरी छोड़कर आप वकालत में बैरिस्टर बनने, कानूनदान बनने क्यों चल पड़े? देखिए, जो मेरी तरबियत थी, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उसमें पॉलिटिकल तरबियत थी मेरी सियासी तरबियत और सियासी तरबियत। मैं डीएसएफ का मेंबर था। डीएसएफ का। तो उस हवाले से जब नौकरी ज्वाइन की तो माहौल कुछ अच्छा नहीं लगा। माहौल अच्छा नहीं तो लगा अच्छा नहीं और लगा। अब से भी और फिर अब और ज़्यादा बिगड़ चुका। जनरल मुशर्रफ आ गए तो उन्होंने सारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी को ख़त्म कर दिया और जो एसडीएम्स थे उनको डीडीओ कर दिया। पावरलेस हो गया। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो रातों रात चेंज हो गए। तो हमने कहा कि इस सिस्टम में अभी रहना बड़ा मुश्किल है। तो मैं बार करने लंदन चला गया, पहले एलएलबी किया, फिर बार किया, और जब वापस आया तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद जो है वो मैंने वकालत की। वकालत के साथ साथ मैं लिखता रहा मुख्तलिफ अखबारों मुख्तलिफ में, अखबार लिखते रहे, आपके आर्टिकल खास करके अंग्रेज़ी और सिंधी सिंध अखबारों के में। इश्यूज़ पे छपते रहे। हाँ, उसके बाद मैं सिंध का एडवोकेट जनरल भी बना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 2016 से 2018 तक, और बाद में 2024 में जो है वो मैं सेनेट में आया हूँ। ये मुख्तसर कहानी। हुआ क्या कि आप सिंध के हुकूक की बात करते रहे, खास करके सिंध का कोई भी इशू हो आप उस पर लिखते थे, बात करते थे, अपनी आवाज़ बुलंद करते थे। वो लगता था कि आपको आने वाले वक्त में कोई अपनी कॉम्पर्स पार्टी बनाएंगे, कोई कॉम्पर्स लीडर बनेंगे, ऐसा ही लग रहा था। फिर ये कॉम्पर्स से निकल के आप वफाक परस्त, पेट परस्त कैसे बन गए? नहीं, ये नहीं वफाक परस्त बना, नहीं पेट परस्त बना। जो पाकिस्तान में जो सियासत है वो आइन के दायरे में होती है, कोई भी सियासत हो, लेकिन उसको समझा कम जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमायत है जो आवाम के हुकूक और आइनी हुकूक, सिंध के आइनी हुकूक से वाबस्ता है, और उसमें मैंने शमूलियत अख्तियार की, उसके साथ में मुल्हक रहा। वो आवाम के डेमोक्रेटिक हुकूक की जो है वो ज़ामिन है। और जब भी सिंध की वहदत पर, सिंध की 2 मरतबा तारीख़ में वहदत जो है वो मुतासर हुई, ख़त्म की गई। एक 1847 में जब नेपियर ने कब्ज़ा किया था सिंध पर, 90 साल, पूरे 90 ईयर्स सिंध जो है वो बॉम्बे के 1 यूनिट में रहा था। तो सर शाहनवाज भुट्टो ने 1932 में लंदन के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सिंध का केस पेश किया। सिंध जो है वो 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में दोबारा सूबा बना, उसकी वहदत बहाल हुई। फिर जो है वो 1 यूनिट लगा 1955 में, सिंध की वहदत ख़त्म की गई। उसमें भी जो जिसने वोट दिया, जिन जमायतों ने, वो आपको सब पता होगा, अवामी लीग ने 1 यूनिट को वोट दिया था।
तो उसकी बहाली भी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब को ज़ोरदार तहरीक से निकाला, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पहला मुतालबा था कि सिंध की वहदत को बहाल किया जाए, सूबे बहाल किए जाएँ। तो वो दूसरी मरतबा भी जो सिंध की वहदत मुतासर हुई थी, उसकी बहाली में भी पीपल्स पार्टी का काम था। उसके बाद जो है वो आपने देखा कराची हैदराबाद में लिसानियत के जो है वो जो दावेदार हैं, वो जो है वो लोगों को तकसीम करते रहे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची और हैदराबाद की लोकल गवर्नमेंट पर जो है वो इलेक्शन जीत कर उनको शिकस्त फाश दे दी। और जो भी सिंध के ख़िलाफ़ जो है वो जिसने भी काम किया, जैसे जनरल ज़िया थे, जनरल मुशर्रफ थे या दूसरे थे, उसके खिलाफ उनके खिलाफ जो है वो बरसर पैकार रही, और डेमोक्रेटिक अपना जो प्रिंसिपल्स है और आइन के जो उसूल हैं उस पर कारबद्ध रही। तो मैंने समझा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही विद इन द फेडरल जो है वो फ्रेमवर्क, वो लोगों के हुकूक की बात करती है और जो राइट्स हैं लोगों के उसको महफूज करती है। आप क्या ये नहीं समझते थे कि सिंध में जो ये बहुत सारी कॉम्प्रेस जमायतें हैं, जिसमें बहुत सारी बड़ी जमायतें भी हैं, कुछ टांगा पार्टी जमायतें भी हैं, इन्होंने कोई सिंध के लिए या इस मुल्क के लिए कोई ख़ास किरदार अदा नहीं करना, सिर्फ नारे पे सियासत चलेगी? या इनको आप मानते, या इनको आप सियासत को मानते ही नहीं थे, इसलिए आप पाकिस्तान पीस पार्टी के रुकन बन गए? देखिए, हर एक का अपना किरदार है ना, हर एक का अपना किरदार है। वो जो सियासत करते हैं वो प्रेशर ग्रुप से मोस्टली, प्रेशर ग्रुप, और पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं मान नहीं, रहे नहीं, उनको? उनका कंट्रीब्यूशन है। ऐसे नहीं है कि उन्होंने 1 यूनिट के खिलाफ जो है वो सिंध में भरपूर तहरीक चली थी। उसके बाद उसमें सिंधी अदबी संगत से लेके उसके बहुत सारी बाद सबका कंट्रीब्यूशन मौजूद है। सिंध के हुकूक के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो है वो अदीबों की या दानिश्वरों की बिल्कुल तहरीक चली है, और उसमें तरक्की पसंद और कॉम्प्रेस सब शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इन सबको जो है वो जो जोड़ता है वो आइन जोड़ता है, और आइन में जो है वो हकूक जो है सबके लिखे हुए। होता क्या है कि अक्सर अदीब, दानिश्वर, समाजी कारकुन कॉम्प्रेस से जमायतें तहरीक चलाती है, उसका आखिर में फ़ायदा पाकिस्तान पीस पार्टी ले लेती है कि जी ये तो क्रेडिट सारा मेरा। तो फिर ये दूसरों के क्रेडिट पे कब्जा जमाने की पीस पार्टी की रवायत ये तो पुरानी चली आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मौक़िफ़ होता है जिस पर तहरीक चलाई जाती है। क्या ये देखिए, सिर्फ फिर कोई उनको भी कहने तहरीक की हो, एजेंट है पीस पार्टी के? कोई भी तहरीक हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक चलाई जाती है। उसका भी मौक़िफ़ यही होता है, क्योंकि सिंध के हुकूक के हवाले से वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, सिंध के अवाम को रिप्रेजेंट करती है, पाकिस्तान के अवाम को भी रिप्रेजेंट किया है उसने। तो उस हवाले से जो मौक़िफ़ उनका होता है, जो आइन के ख़िलाफ़ बात होती है, तो पीपल्स पार्टी तो उसको कबूल नहीं करेगी। जो सिंध के जो हुकूक हैं वो आइन में महफूज है ना, वो फाइनेंस के हुकूक हों आपके, या डेमोक्रेटिक राइट्स हो, या सूबे के हवाले से हो, सारे हुकूक तो आइन में है। अगर उसकी वायलेशन होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उसको कैसे कैसे जो है वो उसकी मुखालफत ज़मीर करेगी। गुमरो, आप कानून के माहिर हैं, और इस वक्त पाकिस्तान पीस पार्टी की जो कानून के हवाले से कमेटी बनी हुई है कानून साजी की, उसके भी आप मेंबर में भी शुमार होते हैं, जो 12-13 लोग हैं। सिंध के हुकूक की बात की जाती है, सिंध के हुकूक तो वहीं के वहीं खड़े, लोगों को आज भी रोटी, कपड़ा, मकान वो तो ना मिला, चप्पल पहनने की पाँव में वो भी नहीं मिल रही। खुद आपके गांव की भी हालत देख लें, वहीं की वहीं सब जू का तू, कोई तब्दीली तो आई नहीं। फिर हुकूक की बात करके नारा, ड्रामा, सियासत क्यों? देखिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब ये सियासत शुरू की थी, उनका यही नारा था कि मैं इस धरती पर अवाम की जन्नत बनाऊंगा। ठीक है? धरती पे अवाम की जन्नत जन्नत बनाऊंगा, जो जन्नत बनाऊंगा। नहीं आज भी दोज़ख बनी हुई है। लेकिन जो है वो उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, उसको कत्ल किया गया। उसके बाद जो है वो जमहूरत उस अंदाज में नहीं रही, क्योंकि लोगों के हकूक़ का जो है वो दारोमदार मजबूत जमहूरत पर है, और मजबूत जमहूरत जो है वो पाकिस्तान में मुतासिर रही 90s के दौर में, 80s के दौर में, और अभी तक मुतासिर है। क्योंकि डेमोक्रेसी को जितने भी जो है वो आप देखेंगे कि थ्रेट्स होंगे, उतना पीपल्स पावर कमज़ोर होगा। डेमोक्रेसी जितनी ज़्यादा होगी तो पार्टीज़ जो हैं वो फ़र्दों के जो है वो आगे नहीं झुकेंगी, और पार्टीज़ इंडिपेंडेंट होती हैं, फिर वो आवाम की खिदमत करती हैं। लेकिन हमारा मुकाबला जो है वो उस सिस्टम से है जो जमहूरत नहीं देना चाहता, जो सूबों को हकूक़ नहीं देना चाहता। हमने 18th अमेंडमेंट किया, सबसे बड़ा तरमीम था, सबसे बड़ा था, क्योंकि हमने 8th अमेंडमेंट को, जनरल ज़िया की 8th अमेंडमेंट को, मुशर्रफ की 17th अमेंडमेंट को ख़त्म कर दिया। उसके बाद मगर भी इन तरमीमों से आम लोगों को मिला क्या? उसके बाद भी देखो ना, 18th अमेंडमेंट के बाद भी जो भी 3 इलेक्शन हुए वो तो 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करने के लिए कराए गए। देखिए, भुट्टो साहब के आइन और 18th अमेंडमेंट में ताकत है ना, ये उसके खिलाफ क्यों है सब? क्योंकि वो आवाम को जो है वो सहूलतें फराहम करता है, वो आवाम की तरक्की को इंश्योर करता है। लेकिन वो इंश्योर
क्यों नहीं हुई अभी तक आवाम की तरक्की? क्योंकि उस आइन को नहीं माना गया, उस तरमीम को नहीं माना गया। और इसका हल मौजूदा सूरत हाल का मज़ीद जमहूरियत है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जिस प्रकार बंद है। तो अगर आप ज़्यादा जमहूरियत नहीं देंगे तो वीक जमहूरियत में क्या होता है, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के नाम पे तो जो फंड्स मिले, जो पैसे मिले, वो हड़प हड़प हड़प, खाओ पियो याशी करो, चंद वडेरे चंद लोग सैयद मीर पीर माल खा के आगे निकल चुके। क्या आपकी इस मिसाल दे दे गाँव की फतेला की कोई तकदीर लोगों की तब्दील हुई? हमारे यहाँ रास्ते हैं, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, कोई और वसाइल नहीं लोगों के स्कूल्स हैं बिल्कुल। जो है वो माजी से हमारा बैकवर्ड स्कूल था, उसमें फ़र्क आया है। लेकिन देखिए, ये जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, करप्शन के भी इश्यूज़ तब होते हैं जब सोसाइटी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है, पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है, तब करप्शन होती है। लोग कहते हैं कल का पता नहीं, हम जो है वो करप्शन कर लें। लेकिन जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आइन मजबूत होगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत होगा, पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होंगी, तो ये करप्शन खत्म हो जाएगी। करप्शन खत्म होती है वर्ल्ड में, ये एक्सपीरियंस है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से। करप्शन किसी इदारे से खत्म नहीं होती। आप करप्शन को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता है कि मोर डेमोक्रेसी। आप उस पॉलिटिकल सिस्टम को जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे, करप्शन नहीं जाएगी। तो ये करप्शन का भी वास्ता इससे है, जिसके खिलाफ पीपल्स पार्टी जदोजहद कर रही है। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी करप्शन के लिए जदोजहद कर रही है, बाकी सूबों में करप्शन इतनी कम। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 दहाइयों से 20 साल से कंटिन्यू कोई हुकूमत चल रही है, मगर करप्शन 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 सिंध में तो जड़ें पकड़ के एक कैंसर की तरह, मूजी मर्ज की तरह फैलती जा रही है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पे करप्शन कब तक करती रहेगी? सिंध का बजट कितना है? 3,400 अरब। ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट का कितना बजट है? 17,500 अरब। पंजाब गवर्नमेंट का कितना बजट है? 5,500 अरब। बरवाला साढ़े नजर पाँच तो आ रहा है। 5,500 अरब और 17,500 अरब, ये 23,000 बनते हैं। और सिंध की बजट कितनी है? 3,500 तक। तो वहाँ उनसे कोई नहीं पूछता, उसमें बड़े स्कैंडल होते हैं। यहाँ जो है वो सारे इदारे भी आते हैं, सारी वो भी होती है, काम भी होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम भी कराती है। उसके बाद भी जो है, नजर क्यों नहीं आती? उसके नजर आता है क्यों ना है? हाँ, आप नजर आ रहा है। आप आज भी चले पूरे 2000 शहर 2000 टूटे फूटे, आप सड़कें हैं ही आप नहीं। 2022 के बाद, फैसल से लेके आप 2022 सिंध के रोड देखें, फ्लड्स के टूटे बाद फूटे। आप देखें सिंध को रीस्ट्रक्चर किया गया है मुकम्मल तौर पर। सिंध तबाह था 2022 के बाद। वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने फंड से किया है, किसी और से नहीं लिए हैं। आप सांगड़ चले जाएं, आप थर चले जाएं, आप लाड़काना चले जाएं, सारे रोड्स को दोबारा बहाल किया है, और ये पैसे खर्च होते हैं। ये सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों होता है? 23,000 अरब वालों से कोई नहीं पूछता, 3,500 अरब वालों से सब पूछते हैं, क्योंकि हमारा जो बजट है वो पूछना उनका हक है। लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास स्पेस है वो बहुत कम है। 1,000 की जो है आपको PSDP है, उसमें सारे जो है वो डेवलपमेंट 1,000 में आप क्या कर सकते हैं? 17,500 अरब जो फेडरल गवर्नमेंट का बजट है, उसे कोई नहीं पूछता उसमें जो आपने कहाँ पैसे किए, क्योंकि उनका तो सारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। हमारे यहाँ तो एजुकेशन भी है, सेहत भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, एग्रीकल्चर भी है, आपका जो लोकल गवर्नमेंट भी है। ये इन सारी गवर्नमेंट्स को चलाना, उसके लिए जो है वो मज़ीद जो है वो रकम चाहिए, मज़ीद फंड्स चाहिए। इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि NFC के ज़रिए सूबों को मजबूत किया जाए, क्योंकि लोग सूबों में रहते हैं, उनकी तरक्की वहाँ है, और विफाक भी सूबे बनाते हैं। विफाक को जो इस पार्टी के अंदर कोई ऐसा बहस, कोई डिस्कस होती है कि सिंध में अब करप्शन कम की जाए, अब बहुत खा लिया? देखो, सिंध में कोई जो है वो कोई पार्टी, ये पॉलिसी तो किसी की नहीं होती कि करप्शन करें। करप्शन तो इंडिविजुअल्स करते हैं, करप्शन तो ब्यूरोक्रेट भी करते हैं। अच्छा, उसमें सियासतदान का ज़्यादा नाम आता है। तो जब तक जो है वो आपको ब्यूरोक्रेसी को करप्शन सिखाने पे कौन मजबूर जब करता तक है? आपका पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, तो ये तो लीकेजेस हैं ना। और पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि जो है वो सिंध में बिल्कुल जो है वो कम करप्शन है। वो सिस्टम की जो लॉसेस हैं, आप समझेंगे कि वहाँ जो है वो सिस्टम जो चला आता रहा है, उसमें जो लॉसेस हैं वो हैं। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि करप्शन बिल्कुल नासूर है, और ये सूबे के अवाम के ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ है। और जब तक पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत नहीं होगा, ये करप्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत नहीं होंगी, ये सिस्टम जो है वो लोगों को रिलीफ नहीं मुहैया कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को रिलीफ मुहैया किया है। सिंध में देखें, एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ देखें, आप हेल्थ के इंस्टीट्यूशन देखें, सिंध में जो है वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, ये पीपल्स पार्टी ने अपने फंड से किया है। पंजाब में आप देखें, पंजाब में फेडरल गवर्नमेंट के सारे फंड इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका फ़र्क ये होता है
कि 70 to 80% जो फंड्स गो टू दैट प्रोविंस, उसमें जो है वो फिर PMLN क्लेम करती है कि ये हमने बनाया है। सारे मोटरवेज जो है फेडरल गवर्नमेंट के बने हैं। हमारा जो सक्खर टू हैदराबाद मोटरवे है, जिससे पाकिस्तान की सबसे बड़ा ट्रैफिक है, कराची से सक्खर तक ब्रांच आउट हो जाता है, वो हमने बड़ी मेहनत के बाद अभी अप्रूव कराया है। मैंने सेनेट में पहले आवाज़ उठाई कि भाई ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, आप इसको नहीं बनाते हैं, आप दूसरी जगह जहाँ ट्रैफिक है ही नहीं वहाँ मोटरवे बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ फेडरल जो फंडिंग है जो होनी चाहिए वो नहीं है। उस वजह से जो है वो देखें, एजुकेशन में यहाँ जो है वो टीचर्स की 1 लाख टीचर्स की जो है मेरिट पर भर्तियाँ की गई कि नहीं की गई। हमने सारी भर्तियाँ अब जो है वो थर्ड पार्टीज को दी हुई हैं। उसमें मेरिट पे पैसे नहीं दिए के साथ में पैसों की भी आवाज़ आ रही है, आवाज़ें चल रही है वहाँ पे भी। IB से लेकर सब पे इल्ज़ाम है कि सबने पैसे लिए, सब पे इल्ज़ाम चल रहा है, लोग लाइन लगा के मीडिया पे बात कर रहे वहाँ हैं। निसार सिद्दीकी साहब के दौर में 60,000 सिर्फ जो है वो पेमेंट्स अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उसके बाद 40,000 हुई हैं। उसके बाद टीचर्स को जो है वो अभी लाइसेंस जो है वो किया गया है कंपलसरी के टीचर्स के लिए लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ कितनी बनाई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उसके बाद हेल्थ इंस्टीट्यूशंस आप बताएं कितने बनाए हैं, हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में ये जो तरक्की का सफ़र है ये आगे जाएगा और मेरे ख्याल में सिंध के अवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराही में तरक्की करेंगे। आपके साथ बहुत सारी खरी बात करनी है मगर छोटी सी हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। हमारे साथ सेनेटर ज़मीर घुमरो मौजूद है। खरी बात में हमारे साथ सेनेटर ज़मीर घुमरो मौजूद है, जो सिंध के एडवोकेट जनरल भी रह चुके, दानिशर भी हैं, राइटर भी हैं और सेनेट में आइन और कानून की मुख्तलिफ तरमीम के हवाले से डिस्कस भी करते रहते हैं। आज खरी बात में मौजूद हैं ज़मीर भाई। आपकी दानिशरी, अदब, राइटर बड़े आपके दोस्त होते थे राइटर्स। आज वो सब दोस्त आपके ख़िलाफ़ कि जी हमारा जो ज़मीर घुमरो दानिशर, अदीब, राइटर वो ताकत के मरकज़ का एक एडवाइज़र, और बहुत सारे ये भी कहते हैं कि सिंध की बात करते करते सिंध के दानिशर ताकत के ऐवानों में बिक जाते हैं। आप कैसे बिके? देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना ये बिक जाना नहीं होता, और जो पॉलिटिकल पार्टी करोड़ों लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट करती है और जो सूबों की खुद मुख्तियारी और जो जमहूरियत पर यकीन रखती है, उसके 2 पिलर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सूबों की खुद मुख्तियारी मीन्स वफाक और जमहूरियत, और उसमें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा सिंध की वहदत भी उसने बचाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो हमेशा कोशिश की है NFC अवार्ड हो, 18th अमेंडमेंट हो, तमाम सूबों को जो है अपने हुकूक मिले। तो उसमें जाकर मैंने कौन सा मौक़िफ़ तब्दील किया? वही मौक़िफ़ है मेरा। सेनेट में भी वही बात करता हूँ, पहले भी वही बात करता था। तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये थोड़ी कहती है कि आप सूबों के आइनी हक़ों की बात नहीं करें। पहले भी मैं वही करता था, अभी भी वही करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो ये बिल्कुल जो है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो है आप देखें कि सिंध में ये बिल्कुल जो है वो रवायत है कि जो भी आदमी जो है वो गवर्नमेंट पार्टी में जाता है उसको सर्टेन ग्रुप्स, नॉट ऑल द पीपल, वो समझते हैं कि ये सरकार में चला गया, सरकार में कि वो शुरू से है वो, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री रही है 1937 से, ठीक है ना, तो हम जो है वो अंग्रेज़ों के बागी थे, ठीक है ना, और पंजाब वाले जो है वो अंग्रेज़ों के साथ थे। इवन सेकेंड वर्ल्ड वार में तकरीबन सारे सूबे हम वहाँ से जो है हमारे में ये हुई कि हुर्र तहरीक यहाँ चली अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और हमारी सोसाइटी जो है वो बागियाना मोड में चली गई। जो भी आदमी गवर्नमेंट में जाता था उसको कहा जाता था कि ये तो बिक गया। तो वो जो सिस्टम चला आ रहा है तो वो उसको जो है वो, लेकिन आपको अपने सूबे को भी तो चलाना है ना, गवर्नमेंट में जाना है कि नहीं जाना है। आप समेत सारे सिंध के बड़े बड़े दानिशरों अदीबों के लिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वफाकी पार्टियों के नुमाइंदे नाम की सिंध में कौमपरस्ती करते हैं। वाकई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। वो बिलीव भी करते हैं इसमें, और मेरे ख्याल में जो ओपिनियन बनाता है वो आपको पता होगा कि मिडिल क्लास ही बनाता है, और सिंध का जो मिडिल क्लास माजी में दानिशरों ने अदीबों ने तहरीकें चलाई बड़ी बड़ी। मुतहर्रिक है, लैंग्वेज की तहरीक चलाई, 1 यूनिट के खिलाफ तहरीक चलाई। तो सिंध में जो है वो जो लिखने वाला पढ़ने वाला जो तबका है वो स्ट्रांग होता है, वो पब्लिक ओपिनियन बनाता है, वो इवन जो है वो तहरीकें चलाता है। तो मेरे ख्याल में अब हुआ क्या है कि वो शऊर दानिश्वर सिर्फ वफाकी पार्टियों में माल कमाने के लिए क्यों आ जाता है? देखें, वफाकी पार्टी सूबाई खुद मुख्तियारी पर जो यकीन रखती है वफाकी होती है, वफाक तो है ना, आप उससे इनकार तो नहीं कर सकते ना, लेकिन उसको जो है वो गलत रंग दिया जाता है
तो ये जो है वो वफाकी पार्टी है। भाई वफाक वफाक हुकूमत खास नहीं, करके वफाक में जो सूबों के हुकूक हैं वो तो आइन में है ना, आइन को तो आप मानते हैं ना, 18th अमेंडमेंट को तो मानते हैं ना। अगर उसकी सपोर्ट की जाए तो वो क्या है, कौम परस्त वो होता है जो आवाम से मोहब्बत करता है, वही धरती से मोहब्बत करता है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम परस्त नहीं है? वो भी कम परस्त है। आप लिखते लिखते सदर जरदारी तक कैसे पहुंच गए, उसके आप करीबी ताल्लुकदारी में कैसे पहुंच गए? देखिए, वो सदर जरदारी तो इस तमाम बड़े आदमी हैं और उसकी 12 साल जेल में रहे और उन्होंने पाकिस्तान में सबसे बड़ी आइनी तरमीम का जो है वो फाउंडर है, 18th अमेंडमेंट। वो जमहूरियत का जो है वो दाई भी है, जामिन भी है, इस मुल्क को जो है वो जमहूरियत उस वक्त को, आपने सिस्टम उसके हक को में लिखा था कुछ? चलाया है। और मैंने टू सर्टेन एक्सटेंट लिखा भी था, टू सर्टेन एक्सटेंट, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो है वो उसके खिलाफ जो जमहूरियत के हक में होता है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा की जाती है और लोगों को मिसगाइड किया जाता है। अगर आप 18वीं तरमीम के ख़त्म होने पर इतना एहतजाज करते हैं तो ये तो एहतजाज हुआ आसिफ जरदारी के हक में, आसिफ जरदारी साहब के हक में हुआ ना। अगर आप 18वीं तरमीम को कहते हैं इसको रोल बैक नहीं करो, NFC को रोल बैक नहीं करो, सिंध में यही है ना आवाज़, तो ये तो आसिफ जरदारी साहब की सपोर्ट है, वो इसका जो है फाउंडर है। ज़मीर घुमरो जो आवाम के करीब था, आवाम के दिलों पे राज करता था, लिखते पढ़ते, वो जरदारी कैंप में जाने के बाद आवाम से दूर हो गया है। जरदारी कैंप डेमोक्रेटिक कैंप है, वो अवाम में है, उनकी रूट्स अवाम में हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब पार्टी संभालते हैं, जो पार्टी करोड़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। वो ये मिसकंसेप्शन है कि हम अवाम से दूर हो गए, अवाम से हम ज़्यादा आ गए और अवाम के साथ जो है वो हमने जो है वो ज़्यादा जो है वो रिश्ता जोड़ लिया, ये मिसकंसेप्शन है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों जो है वो इलेक्शन में जो है वोट लेती है, क्यों लेती है? आप समझते हैं कि उसके खिलाफ इतनी प्रोपेगेंडा है कि काम भी नहीं करती। आइन में ये लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल टू पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली। क्या तो आप हम तो समझते हैं हम कि तो मुझपा अवाम जो को पॉलिटिकल पार्टी है वोट नहीं, लेके आती है? अवाम को हम रिस्पांसिबल है ना। हम हर 5 साल के बाद अवाम में जाते हैं ना, अवाम हमें वोट करते हैं ना, और तो नहीं करता। आप समझे कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं जीती, सिंध में कौन जीता, कौन सी पार्टी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉपुलर पार्टी है जो इलेक्शन जीतती है, जिसको वोट मिलता है। बाकी पार्टियों को जो है वो लाया जाता है और उस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट को ख़त्म करने के लिए, इस वजह से हम कहते हैं कि ये सूबाई खुदमुख्तारी के खिलाफ है, ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ है, ये सिंध के हुकूक के खिलाफ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सिंध के हुकूक को आगे लाती है। पाकिस्तान के मसाइल पे या अवाम के मसाइल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी या बिलावल के सामने कोई खुल के आपने एहतजाज किया है कि ये गलत हो रहा है? एहतजाज क्यों करें? आपको लग रहा है सब ठीक है? नहीं, वो तो अवाम के लिए काम करते हैं 24 घंटे। कौन से हम क्या, वो खुद अवाम के काम? वो कोई तो खुद नजर अवाम तो के नहीं लिए आते? काम करते कोई हैं। अवाम के काम वो नजर तो नहीं आते? खुद अवाम के लिए उनकी ये किसकी गवर्नमेंट है? मुझे दो वो चार अवाम पांच को काम रिस्पांसिबिलिटी अच्छे बता है। दें ये कि तो अवाम के लिए ये हो तो रहे ये तो तासर जो है वो कायम करने की कोशिश की जाती है। बिलावल साहब अवाम में पॉपुलर हैं, जरदारी साहब पॉपुलर हैं, ये कुछ लोगों को नज़र नहीं आता। तो हम इलेक्शन कैसे जीतते हैं भाई? लोग हमें वोट कैसे देते हैं? ठीक है ना। आपका नज़रिया वक्त के साथ सियासत तब्दील होती रहती है, क्या अब का जो नज़रिया आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला यही रहेगा या कुछ आने वाले वक्त में फिर तब्दील होगा, DSF से लेके चेंज होता रहे? मेरा शुरू से यही है कि पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन, उसमें सूबों को ऑटोनॉमी है और वो सूबों से ऑटोनॉमी जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ ने लूट ली थी और उस ऑटोनॉमी को बहाल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और यही जो है वो हमारा जो है वो फ्रेमवर्क है जिसमें काम करना चाहिए और जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए, वफाक को मजबूत करना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर कारबंद है, बिल्कुल कारबंद है, शुरू से लेकर आज तक उसकी वही पॉलिसी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो आवाम को रिप्रेजेंट करती है, वफाक को जो है वो सूबों के मजबूती की बात आप करती है, बात कर रहे जमहूरियत की हैं बात। वफाक को मजबूत करना। उसकी आजकल जगह मुख्तलिफ लोग बात करते हैं जी सूबे सूबे सूबे। कोई कहता है जी सिंध से कराची को अलग करें, कोई कहता है जी पंजाब को 3 सूबे बना दें, KPK बना दें, 12 से 14 सूबे बनाए जाएं। आप आइनी माहिर भी हैं, कानूनदान भी हैं, क्या समझते हैं कि मसले का हल सूबे ही है? देखिए, वफाक को मजबूत करने का मकसद ये है कि सूबों को मजबूत करें। सूबे मजबूत नहीं होंगे तो वफाक मजबूत नहीं होगा। वफाक किस पर? पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 1 में जो पाकिस्तान की वफाक की डेफिनेशन है वो ये है 4 सूबे और इस्लामाबाद की फेडरल टेरिटरी। सूबे ही वफाक को बनाते हैं। अगर सूबे मजबूत नहीं होंगे तो वफाक मजबूत नहीं होगा। इस वजह से सूबों को ऑटोनॉमी दी जाती है। एज़ फार एज़ जो है वो नए सूबों का है वो तो शोशा है।
क्योंकि आपको ये पता होगा कि तारीख़ में 1 यूनिट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो है वो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ये की गई थी कि अगर 2/3 मेजॉरिटी से कोई प्रोविंशियल असेंबली रेजोल्यूशन पास करेगी तो उसके बाद ही सूबाई हुदूद में जो है वो तब्दीली हो सकती है 1 यूनिट को, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान की असम्बली ने 1957 में रेजोल्यूशन पास किया था कि सूबे बहाल की जाएँ, उसके खिलाफ सिंपल मेजॉरिटी से पहले था 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में। 62 में उसको जो कहा गया कि जो है वो वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये अमेंडमेंट की गई। वही अमेंडमेंट जो है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन में भुट्टो साहब ने इन तमाम सूबों को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया कि आपकी जब तक असम्बली 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी तब तक किसी सूबाई हुदूद भी जो है वो चेंज नहीं होंगी। पंजाब में कंसेंसस था सराय सूबा बनाने के लिए, वो ही नहीं बन सका, क्योंकि सूबा बनाना जो है इतना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है सूबा बनाना। क्यों है? और कभी ये कराची शोषा से, शोषा MKM छोड़ा से, जाता सब जगह से ये पॉलिटिकल शोषा आवाज़ें। छोड़ा जाता है इन आर्डर टू जो है वो दूसरे इश्यूज़ को जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के उसको पसे पर्दा डाला जाए, ठीक है, ताकि उन फोर्सेस की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो जो फोर्सेस जो है वो पाकिस्तान पर जो है वो मुसलत होती हैं, अवाम पर मुसलत होती हैं, उसको जो है पसे पर्दा डाला जाए उनके इश्यूज़ को, और ये जो शोषा है, जो नॉन इशू है, उसको आगे लाया जाए। इस वजह से मेरे ख्याल में ये तो इशू ही नहीं है। सिंध तो क्या 1000 साल में भी जो है वो सिंध में सूबा नहीं बन सकेगा, सिंध में तो ये इशू ही नहीं है। लेकिन पंजाब में इशू ये था कि रणजीत सिंह ने 1802 में पंजाब मुल्तान पर कब्जा करके अपने बेटे का नाम रखा था मुल्ताना सिंह, ठीक है ना, और नवाब जो है मुजफ्फर के बेटों को शहीद भी किया, उसकी बेटी को भी शहीद किया, और फिर नेक्स्ट ईयर पेशावर पर कब्जा किया, अपने बेटे का नाम पेशावरा सिंह रखा। तो वो सरायकी कहते हैं कि पेशावर तो सूबा हो गया, जो रणजीत सिंह का बेटा था पेशावरा सिंह, हमारे साथ इतनी ज़्यादती क्यों? तो वो सरायकी की वजह से जो है वो, क्योंकि वो प्रोविंस उससे जो है वो तख्ते लाहौर को जो है वो आग लगती है, वो जो है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, तो उसकी वजह से ये इशू जो है ना दूसरे सूबों में किया जाता है। दूसरे सूबों में सिंध में तो पॉसिबल ही नहीं है सूबा बनाना, है ही नहीं पॉसिबल। अगर सूबे बन जाते हैं तो ज़मीर घुमरो क्या करेगा? इस पर जो है वो आप नहीं कह सकते कि सूबे बन जाएंगे, सूबे बनेंगे ही नहीं। मैं तो कहता हूँ सूबे बनेंगे नहीं। इस पर मैं जो है वो क्या करूँ कमेंट, इस चीज़ पर मैं कमेंट नहीं कर सकता कि सूबे, मैं कहता हूँ कि सूबे जो है वो बनाना पाकिस्तान के आइन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इतना डिफ़िकल्ट काम कर दिया है कि जो है वो सूबा बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। 28 जो तरमीम आ रही है, क्या आप नहीं समझते कि आने वाले वक्त में जिसकी बाज़ गज़िश हो रही है, बातें चल रही है कि 28वीं तरमीम लाकर सूबे बनाए जाएंगे? 27वीं तरमीम पे आप सबने तो यस कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई वहदतों की ज़ामिन है, वो आइन पर कारबंद है। आइन में सूबा बनाना इतना आसान नहीं है। इवन पंजाब में सराय के सूबे के लिए पंजाब असम्बली ने रेजोल्यूशन पास किया, कंसेंसस था, फिर भी नहीं बन सका। तो मेरे ख्याल में ये बात करना ही जो है वो ये है कि जो है सूबे बनेंगे, ये नॉन इशू है बिल्कुल। और आइन पाकिस्तान जो है वो सूबों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, जो तहफ़्फ़ुज़ जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था आइन के आर्टिकल 239(4) में, कि सूबों की जो है इवन जो आपकी हुदूद हैं वो भी तब्दील नहीं हो सकती जब तक सूबे की जो है वो 2/3 मेजॉरिटी असम्बली की वो नहीं चाहे। आपके साथ बहुत सारी खरी बातें करनी है, बहुत छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। हमारे साथ सेनेटर ज़मीर घुमरो मौजूद हैं। पाकिस्तान की कानून, आइन और मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात हो रही है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में हमारे साथ सेनेटर ज़मीर घुमरो मौजूद हैं। एडवोकेट जनरल भी रहे, सरकारी नौकरी से सियासत तक का सफ़र, आप कानून के मैजिस्ट्रेट रहे। आज जो कानून है आपके सियासत में आने से पीछे तो नहीं रह गया? नहीं, जो कानून है उसमें तो इम्प्रूवमेंट आती है। हमारे यहाँ लाज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में होते तो कहाँ होते? मैं ब्यूरोक्रेसी में मैं सेक्रेटरी होता और मेरे कलीग्स भी सेक्रेटरी हैं। तो मेरे ख्याल में कानून की जो डेवलपमेंट है वो भी जो है वो मजबूत पार्लियामेंट पर ही है कि वो कानून को जो है वो, कानून तो बहुत बने हुए हैं हमारे पास, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कवानीन की कम होती है और उसकी जो मशीनरी है वो बिल्कुल वीक है। सियासत ने आपको
ताकत दी या समझौते? सियासत जो है वो मुआशरे की सर्विस है, शुरू से यही है, वर्ड से, इवन ग्रीक फिलासफी से यही है कि सियासत मुआशरे की सर्विस है। उस सर्विस में आप आते हैं तो आप कौम की, आवाम की खिदमत करते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि आपने सियासत का एक खतरनाक रास्ता चुन के अपनी लिखने पढ़ने वाली, राइटर वाली शख्सियत तबाह कर दी? मैं तो अभी भी लिखता हूँ, मैं तो अंग्रेज़ी में भी लिखता हूँ, सिंधी में भी लिखता हूँ, अभी भी लिखता हूँ। उससे जो है वो आपकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो मुतासर नहीं होती। सियासत तो आपको ताकत बख्शती है, क्योंकि आप जो है वो फ्रेश होते हैं कि आपने आवाम के लिए कोई काम किया, आवाम के मौक़िफ़ को जो है वो आपने रिप्रेजेंट किया और आवाम को जो है वो आपने खुश रखा। आप अपने कॉलम के अंदर शुरू में लिखते थे एहतसाब, एहतसाब, करप्शन, बदनवानी, अपना कोई एहतसाब किया? नहीं, बिल्कुल हम एहतसाब करते हैं, अपना एहतसाब हर कोई करता है, हम करते हैं बिल्कुल। हम तो जो है वो ऐसे ट्रांसपेरेंट हैं कि मेरे ख्याल में आप शीशे में देख सकते हैं। आपने माजी में करप्शन के खिलाफ बहुत लिखा, अब लिखते हैं करप्शन के खिलाफ कि जी यहाँ करप्शन है? करप्शन तो मुआशरे के लिए जो है वो ज़हर है ना, वो करप्शन को कौन डिफेंड करेगा? लेकिन करप्शन को ख़त्म करने का क्या रास्ता है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। आप ज़्यादा डेमोक्रेसी देंगे, पॉलिटिकल सिस्टम को ज़्यादा मजबूत बनाएंगे तो करप्शन खत्म हो जाएगी। करप्शन ये नए एफआई से खत्म नहीं होती, दुनिया में नहीं हुई है। दुनिया में करप्शन खत्म होगी है पॉलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने से, जब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अमेरिका में हर साल इलेक्शन होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, गवर्नर के इलेक्शन, डायरेक्ट सेनेट के इलेक्शन, आपके जजेस के इलेक्शन होते हैं, पुलिस के इलेक्शन होते हैं, आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटर के इलेक्शन होते वहाँ हैं। तो एक निज़ाम है ना, यहाँ तो निज़ाम देखिए, नहीं है। आपको आपकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी करप्शन के खिलाफ तब बढ़ती है जब आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कंटिन्यू होता है, हर साल कंटिन्यू होता है। लंदन का लोकल खाली गवर्नमेंट काउंसलर भी के जहाँ हमारे से यहाँ बैरिस्टी करके है, वो तो हमारे देखिए, मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल ये होता है। क्योंकि हमने ज़्यादा डेमोक्रेसी मुआशरे को नहीं दी, ज़्यादा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को हमने नहीं बढ़ाया, इस वजह से करप्शन है। आपका पॉलिटिकल सिस्टम सेट होगा, स्ट्रांग होगा, तो मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा और करप्शन बिल्कुल कम होगी, और जो होगी करप्शन उसको आप इदारों के ज़रिए ख़त्म। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है कि ताकत के करीब रहने वाले लोगों का एहतसाब होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। पाकिस्तान में जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलहाल तो सियासतदानों को ही बदनाम किया गया है, कमज़ोर के लिए एहतसाब क्यों? लेकिन कमज़ोर के लिए नहीं होता। इवन पाकिस्तान में तमाम सियासतदान जेल गए हैं एहतसाब के सिलसिले में। तमाम सियासतदानों को जो है वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर जेल भेजा गया, और कमज़ोर को किसको भेजा गया है? अफसर जाते हैं या वो जाते हैं ना। तो ये एहतसाब का ये निज़ाम नहीं है कि जो आप नैब और एफआई की बात करते हैं। एहतसाब का निज़ाम जो सबसे बड़ा निज़ाम है वो इलेक्शंस हैं, और पीरियाडिक इलेक्शंस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली, फेडरल असेंबली, वो भी एक टाइम पर नहीं हो, डिफरेंट टाइम्स पर हो, ताकि पाकिस्तान में ये जो फ्लड गेट बंद हुआ था डेमोक्रेसी का, वो खुल जाता है, तो ये सारा जो है वो करप्शन का गंद। पाकिस्तान के नौजवान जिनको भी हीरो, रोल मॉडल बनाते हैं, वो ताकत के ऐवानों के ब्रोकर बन जाते हैं, तो फिर नौजवान किसको रोल मॉडल बनाए? मेरे ख्याल में सारे नहीं करते, ऐसे नहीं बन जाते हैं। और ये इम्प्रेशन है पाकिस्तान में जो है वो, पाकिस्तान को किसने चलाया है बेहतर तरीके से? आप देखें 85 से लेकर 73 में कॉन्स्टिट्यूशन चला। अनफॉर्चुनेटली शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो कत्ल किया गया, सुप्रीम कोर्ट और जनरल ने मिलकर। तो उसके बाद जो है वो आपके यहाँ मुशर्रफ आया, 2 मार्शल लॉज आई 73 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। तो उसके बाद जो सोसाइटी में तबाही हुई, और सोसाइटी में जिस आइन और कानून का जो हशर हुआ, उसको उससे हम नब्रो आजमाएँ आज तक। आपने नौजवानों के लिए कौन सी ऐसी यूथ पॉलिसी या उनके लिए कोई काम किया है कि अब भी नौजवान आप समेत बाकी दानिशरों को रोल मॉडल? देखिए, हम तो जो है वो नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लीडर भी नौजवान है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वो भी जो है वो जो नौजवानों में पॉलिसी, नज़र तो नहीं आता वो जो पॉलिसीज़ लाते हैं वो सब स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, हेल्थ पॉलिसी हो, सब हमारे सिंध में आज जो है वो यूथ पॉलिसी बनी हुई है। जो हम जो है वो नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हैं, उनकी हेल्थ को मद्देनज़र रखते हैं, स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट की हैं। तो मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट तो जो फोकस है वो तो नौजवानों पर है। इवन फेडरल गवर्नमेंट में भी हम जो है। क्या वजह है कि पाकिस्तान का नौजवान मायूस होकर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क वीज़ा लेता हुआ भाग रहा है? वो इस वजह से कि पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम में और माशी सिस्टम में। हमारे यहाँ अभी भी इश्यूज़ हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, माशी सिस्टम के, लॉ एंड ऑर्डर के। तो उससे जो है वो स्टेट और फेडरल भी और प्रोविंशियल भी जो है वो नब्रो आज़मा है, और उसको जो है वो कंटेन कर रही है। तो ये जब तक इश्यूज़ जो है हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम नौजवान
जो है वो बिल्कुल जो है वो अभी दुनिया वर्ल्ड विलेज हो गई है। तो आप जो है वो ऐसे नहीं कह सकते कि जो है वो बाहर लोग नहीं जाएंगे, बाहर तो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ ऐसी सोसाइटी पैदा करें कि नौजवान यहाँ जो है अपने मुल्क की खिदमत करे। उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं और अभी उसको जो है वो हल करना चाहिए। और फोकस जो है फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, जो हमारी 65% पॉपुलेशन है नौजवानों की, उस पर होना चाहिए। आप इस वक्त पाकिस्तान पीस पार्टी की टीम में सेनेटर भी है टेक्नोक्रेट सीट पे और पावर गेम का हिस्सा भी है। कल आपको सेनेटरशिप से पार्टी से हटा दिया जाता है, क्या आपका मौक़िफ़ पीस पार्टी की हिमायत में होगा या फिर बदल जाएगा? नो, वो तो पार्टी की अमानत है। देखिए, जो सीट होती है वो तो पार्टी की अमानत होती है, उस पर किसी का मौक़िफ़ नहीं बदलना चाहिए। ये तो उसूलों के खिलाफ़ है कि आप जो है वो आपको पार्टी रखे तो वो मौक़िफ़ सही है और नहीं रखे तो नहीं है। मैं तो इस मौक़िफ़ का हूँ कि ये पार्टी की अमानत होती है, ओहदे कुछ भी नहीं। हम तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, लेकिन वो सीट तो पार्टी की होती है। पार्टी अगर सीट किसी से वापस लेती है उसको एहतजाज नहीं करना चाहिए। सेनेट में बैठ के कौन से ऐसे फैसले आपने करवाए हैं जिससे आपका ज़मीर मुतमिन हो रहा हो? देखिए, सेनेट में हमने जो है वो शुरू से जो है वो सिंध के इश्यूज़ या वफाक के इश्यूज़ पर जो है वो हमने की है एक्टिविज़म और उसका मौक़िफ़ पेश किया है। जैसे सिंध का पानी का इशू हो, सिंध के फाइनेंस का इशू हो, सिंध के जॉब्स का इशू हो। अभी तो हमने हर एक्ट में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, द स्टेट शैल मेंटेन द शेयर्स ऑफ द प्रोविंसेस इन फेडरल गवर्नमेंट्स एंड इट्स कॉरपोरेशंस, एंड if there is shortage of any province it will rectify that। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 18th अमेंडमेंट में बड़ा जो है वो नुक्ता है। हमने तो मुख्तलिफ एक्ट्स में ये नुक्ता भी डलवाया है कि भाई जो भी फेडरल गवर्नमेंट में सर्विसेज हैं उसमें सूबों को जो है अपना शेयर दिया जाए। और पानी का इशू हो या एनएफसी का इशू हो या सूबों का इशू हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बालादस्ती का इशू हो, तो आप जो है सेनेट में मेरी तकरीरें देखेंगे। या सिंध का जो है वो किसी और जो है इशू पर जो है वो वफाक के इशू पर जो है इशू हो, तो मैं तो उस पर जो है वो बड़ा आवाज़ उठाता हूँ और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा आवाज़ उठाएं और वो आवाज़ सुनी भी जाती है सिंध में। हमें तो जो है वो हज़ारों मैसेजेस भी आते हैं। तारीख़ आपको इस्टेब्लिशमेंट की या सियासी बिरज करार देगी, या दानिश्वर, अदीब या वकील, किस पे फ़ख्र करेगी तारीख़? देखिए, मैं तो एक अदना कारकुन हूँ और मैं ओहदों में यकीन नहीं रखता, क्योंकि ओहदे मैंने सब छोड़े हैं। मैंने एसडीएमशिप भी छोड़ी है, एडवोकेट जनरल भी छोड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ओहदे आपके लिए मानी नहीं रखते। आपके लिए मानी रखते हैं आपका मौक़िफ़ जो अकॉर्डिंग टू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या आपके ज़मीर के मुताबिक हो, और जो आप जो है अपने आवाम के साथ खड़े हों। आप आवाम के साथ जो खड़े हों वही मैटर करता है और कुछ नहीं मैटर करता। ज़मीर गुमरो अब भी वही है जो छोटे से गांव फतेला पीरगोट से निकला था, वही आदमी है या तब्दील हो चुका है? बिल्कुल वही है। मैं तो गाँव जाता हूँ, मैं तो आई लव माई विलेज। मैं गाँव जाता हूँ या मैं जो है वो देही इलाकों में जाता हूँ और मुझे वहाँ मज़ा आता है। अभी भी हम हमारी मीटिंग थी, पनवाकल गए थे, बड़ा जो है वो पुराने दोस्त भी मिले, उनके साथ एंजॉय किया। मैंने कहा कि मैं तो मेरे में कोई तब्दीली नहीं आई, मैं जैसे छोटा था अभी वही हूँ, लेकिन वो जहन की तब्दीली आती है और आपका जो है वो डेवलपमेंट होती है, आपकी ज़हनी नशोनुमा होती है, तो वही तब्दीली आती है। बाकी इक़्तिदार ने आपको तब्दील किया, हाँ या नहीं? नहीं, कोई तब्दीली नहीं आई। हम तो इक़्तिदार तो हम तो जो है वो इक़्तिदार को ये समझते ही नहीं हैं कि इक़्तिदार आदमी को तब्दील करे। आदमी को जो है वो अपने उसूलों पर रहना चाहिए, आवाम के साथ रहना चाहिए, दोस्तों के साथ रहना चाहिए, मुआशरे के साथ रहना चाहिए और जो है वो आवाम के लिए ही जदोजहद करना चाहिए। यही मोटो हो। कोई ऐसी बात जो आज आप पहली बार कहना चाहें कि ज़मीर गुमरो के हवाले से, जो कभी आपने नहीं कही हो? मैं कहता हूँ कि बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उनको आज डिस्क्लोज़ करूँ। कोई वक्त आएगा तो मैं जो है वो उस हवाले से कोई बात कर सकूँगा, लेकिन मेरे ख़्याल में अभी हमें जो कोशिश करनी चाहिए कि आवाम के साथ जो है वो ज़्यादा रिश्ता जोड़ना चाहिए और ये जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उसको भी एड्रेस करना चाहिए, और सिंध के जो नेशनल इश्यूज़ हैं वो मेरे ख्याल में हमारी पार्टी के नज़र में बिल्कुल महफूज हैं, मेरी नज़र में भी महफूज हैं। उस पर जो है लोगों सिंध के अवाम में फ़ियर नहीं डाला जाए, खौफ नहीं डाला जाए,
कोई खौफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी सिंध की वहदत को बहाल कराया था, अभी भी उसकी ज़ामिन है, उसकी मुहाफ़िज़ है, उस पर कोई जो है वो। आप जब सिंध के एडवोकेट जनरल थे तो मुख्तलिफ सरकारी महकमों की तर्जुमानी करते हुए कोर्ट में जाते थे। करप्शन, बदनवानी, चोरी और डाके, उनकी भी फिर आपको सरकारी तर्जुमान के तौर पर हिमायत करनी पड़ती थी। और कहीं कहीं आपका ज़मीर, जो आपका नाम भी ज़मीर है, जागा नहीं जागा, या उन बहुत सारे केसेस में जो आप सरकार की नुमाइंदगी करने गए, कोई शर्मिंदगी, एहसास, महरूमी आपको फील होती है, नहीं होती? नहीं है ऐसे केसेस हुए ही नहीं कि जिसमें हमें निदामत होना पड़े कि मैं उसको रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ तो विच अभी हंट था आपने ना। कहा नो सिंध कि मैं गवर्नमेंट इस केस में नहीं जाऊंगा एडवोकेट जनरल। केस में नहीं, मैंने एक दो केसेस में कहा था कि इसमें मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं अपीयर नहीं हो सकता, लेकिन जनरली जो है वो ये सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो बड़ी प्रोपेगेंडा होती है, और वो जो है उनके काजेज़ हैं, क्यों होती है वो भी काजेज़ हैं, मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन उनके खिलाफ नैब भी यहाँ होता है, एफआई भी। आपने देखा जो है वो कोर्ट भी उनके खिलाफ होती थी, ये जो ज़िया और चौधरी वाली कोर्ट थी जिसको हमने 27th अमेंडमेंट में ख़त्म कर दिया, वो क्या वो जमहूरियत के खिलाफ कोर्ट काम करती थी ना। हमने इस वजह से जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा था कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करेंगे, चारों सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी कर मुश्तमिल होगी, वही हमने कायम की, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। आप जब एडवोकेट जनरल थे, बहुत सारे हुकूमत के फैसलों में साथ साथ खड़े रहे, क्या उसके बदले में सेनेटरशिप मिली? नहीं, मेरे ख्याल में एक रिलेशनशिप होती है ना पार्टी से, तो हम पार्टी के साथ खड़े रहे। इवन एडवोकेट जनरल का जब मैंने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद भी पार्टी के साथ खड़ा रहा। तो मेरे ख्याल में पार्टी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये बड़ी खासियत है कि वो जो है वो परफॉर्मेंस को, वो इंटेलेक्ट को जो है वो आगे बढ़ाते हैं, और अपने लोगों को या जो लोग जो है वो आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं उनको मौका देते हैं। मुझे भी मौका दिया गया उस रिलेशनशिप की वजह से, बाकी कोई मैंने लॉबिंग वगैरह नहीं की। आप कानूनदान के तौर पे सिंध में वकीलों ने तहरीक चलाई, तो आपने कानूनदान के तौर पे सिंध हुकूमत की तरफ से भी केस दाखिल किया जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उस तहरीक का, उस केस का, पानी के इशू का हुआ क्या? देखिए, हमने जो है वो उस पर पहले पहले स्टे लिया था। हमारा मौक़िफ़ ये था कि इरसा की जो कंपोजिशन है वो गैर कानूनी है, इस वजह से इरसा जो है वो कैनाल्स का सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकती थी, और इस वजह से कोर्ट ने स्टे दिया, और कोर्ट ने ये भी लिखा कि ये सिंध जो है वो लोअर रिपेरियन प्रोविंस है, और उसमें जो है वो इरसा में जो विफाक का मेंबर है वो सिंध से होगा, वो लॉ है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये हमने बड़ी जो है वो मेहनत की। सिंध हाई कोर्ट को मैं शाबाश देता हूँ कि उसने जो है वो सिंध के आवाम के साथ जो है वो बड़ा वो किया, और अभी उस केस के खिलाफ जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी फेडरल गवर्नमेंट ने अपील की है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। माजी में आप इरसा के खिलाफ एहतजाज भी करते थे, लिखते भी थे, मगर सेनेटर बनने के बाद, हुकूमत में आने के बाद आपकी आवाज़ दबती क्यों जा रही है इरसा के खिलाफ? जब इरसा में प्रपोज्ड अमेंडमेंट लाई गई थी तो मैंने ही मुखालफत की थी, मैं तो आज भी मुखालफत करता हूँ। मैंने तो इरसा को कहा है कि जो 1991 में जो वाटर अकॉर्ड हुआ था, जो जाम सादिक ने किया था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया था, हमने नहीं दिया था। वो जो वाटर अकॉर्ड था वो सिंध पर मुसलत किया गया था। डिसीजन मेकिंग भी, हमारे शेयर में भी कमी की गई पानी के, और डिसीजन मेकिंग में भी जो है हमारी रिप्रेजेंटेशन कम की गई। तो मैं 1945 का जो पहला एग्रीमेंट था वो भी जनरल ने किया था, ये भी जनरल ने किया था, वो जनरल वेविल थे उस वक्त, ये भी जनरल ने किया था। तो हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा किसी भी जनरल के एग्रीमेंट के खिलाफ है, तो इस वजह से हम खिलाफ थे। सिंतास मुआहदा हिंदुस्तान के साथ है, बार बार, अब भी फिर एक बार हिंदुस्तान कह रहा है कि जी पानी बंद कर देंगे। आप आइनी और कानूनी बड़े एक्सपर्ट हैं, क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान बार बार ऐसी धमकियाँ क्यों देता है? देखिए, हिंदुस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, हारने के अलावा, हारता हारने भी के रहा, अलावा। जूते भी खाता रहा, वो पिटता जंग भी हार रहा। गया, वो जंग हार गया, उसके अलावा जो है वो उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। उसके पास यही वाटर वेपन, लेकिन वो वाटर वेपन पानी बंद नहीं कर सकता, वो टेक्निकली नॉट पॉसिबल, टेक्निकली नॉट पॉसिबल, ये तो एक्सपर्ट्स ने जो है वो साबित कर दिया है। लेकिन वो वार ऑफ वर्ड्स के ज़रिए ये जो है वो कोशिश करता है कि पानी को डाइवर्ट किया जाए, और पाकिस्तान को जो है वो है राइट आर्बिट्रेशन में जाने का। वो तो गवर्नमेंट फैसला करती है, जो है वो फेडरल गवर्नमेंट फैसला करती है कि कब हम इस आर्बिट्रेशन में जाएं और इंटरनेशनल लॉ को जो है इन्वोक करें। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक मैं नहीं समझता कि इंडिया जो है वो पानी बंद कर सकता है। टेक्निकली इट इज़ पॉसिबल, बिल्कुल नहीं बंद कर सकता। सिंधु का पानी तो बिल्कुल नहीं बंद कर सकता। दूसरी रिवर्स पर जो है वो जो है थोड़ा बहुत पाकिस्तान को खतरा, लेकिन ये इंटरनेशनल लॉ में जो है वो इंडिया बाउंड है। ये वार ऑफ वर्ड्स के थ्रू, उसके पास कोई हथियार नहीं बचा, उन्होंने जंग हार ली,
तो इस वजह से ये जो है वो कंट्रोवर्सी लाता है इंडिया। मेरे ख्याल में ये भी हम एड्रेस कर लेंगे। अगर वो पानी बंद कर देता है तो क्या प्लानिंग बंद होगी? नहीं कर सकता, क्योंकि इंडस का जो पानी है वो तो जबलों से आता है, वहाँ तो कोई इवन डैम भी नहीं बन सकता, अभी इमीडिएटली तो नहीं बनेगा ना। और रन ऑफ द रिवर जो है वो कुछ इसके हैं झेलम और चुनाव पर जो है वो कुछ रन ऑफ द रिवर जो है वो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब कर सकता, ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब करता। वो वाटर वेपन को जो इस्तेमाल करता है, इट्स अ इंटरनेशनल क्राइम, क्योंकि वाटर इज़ राइट टू लाइफ, लोगों की ज़िंदगी का जो है वो हक है, वो कोई मुल्क छीन ले आपसे, दिस इज़ एन एग्रेशन। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि दिस इज़ एन वाटर वार, दिस इज़ एन एग्रेशन, और हम इसको एड्रेस करेंगे। अभी वो जंग में हार गया है, तो अभी वो डिस्प्रेशन में, तो कुछ उसको जो है वो यही है कि हम ऐसे बयानात दे दें। बाकी मेरे ख्याल में पानी बंद नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं। ज़मीर गुमरों ने सरकारी नौकरी से वकालत से एडवोकेट जनरल, सेनेटर तक कितना माल कमा लिया? मेरे एसेट्स जो है वो सबके सामने हैं, वही हैं जो शुरू से हैं, जो एडवोकेट जनरल में भी थे, लेकिन वकालत में जो है वो मेरी अच्छी प्रैक्टिस थी। वो ठीक है, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, लेकिन कोई जो है वो किसी से पैसे नहीं लिए, और नहीं मैं किसी उस पे पब्लिक ऑफिस पे ज़्यादा रहा हूँ। एडवोकेट जनरल तो वो होती है, आप फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ भी आप पूछ लें। और जो सरकारी दूसरा ओहदा मेरे पास नहीं रहा, लेकिन मैं वही मिडिल क्लास का हूँ, वही जो रिसोर्सेज हैं मेरे पास वही हैं। शादियाँ कितनी कर ली? नहीं, शादी तो मेरी एक ही है। एक है। क्यों वो दूसरी शादी में यकीन नहीं करता। यकीन नहीं करते? क्यों? वो इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है। वो उसका प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट है ना, तो आप क्यों करनी है दूसरी शादी? अगर आप जो है वो, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, यूएसए में तो बिगमी का जो है वो 7 साल सज़ा है दूसरी शादी करने का, दूसरे मुल्कों में। यहाँ लेकिन इस्लाम में जो है वो भी दूसरी शादी डिफ़िकल्ट है, लेकिन लोगों ने उसको आसान कर दिया है कि वो लॉ की वायोलेशन करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मैं इस पर यकीन नहीं करता, मैं तो एक बीवी में यकीन करता हूँ। इश्क कितनी की? एक ही किया बस, शादी उसी से? अपने उसी से। ऐसे कैसे? किसने फिर इश्क में आई लव यू किसने बोला? भाभी ने, आपने पहले? वो तो म्यूचुअल होता है, वो तो हम हमारे खानदान में शादी है, शादी से? खानदान से ही शादी है। कितने बच्चे? 2 बच्चे। 2 बच्चे। और कभी ड्रामों में अदाकार बनने का या गाने गाने का कोई शौक़ हुआ, या माजी में भी एक्टिंग भी की कोई? माशाल्लाह आप माजी में हैंडसम, हसीन, जमील भी तो रहे हैं। नहीं, मेरा कोई उस तरफ जो है वो ख्याल नहीं हुआ, लेकिन मुझे लिखने का शौक़ था, और कुछ प्रोग्राम किए थे शुरू में किए थे, रेडियो पर भी गया था, हाँ, खैरपुर में। लेकिन एज सच कोई ज़्यादा जो है हो सकता है कि वो सर्किल नहीं मिला हो। 90s में रेडियो बना हुआ हाँ, था। 2000 में जो है वो मेरे ख्याल में मैं गया था, एक दो मरतबा गया था। कौन से प्रोग्राम? अभी याद नहीं है, तो रेडियो में प्रोग्राम होता था। हाँ। अदाकारी नहीं की, कंपेयरिंग वगैरह प्रोग्राम वगैरह की है? गाने गाने का शौक? नहीं, गाने का आवाज़ तो अच्छी है माशाल्लाह। कभी गुनगुनाने का भी शौक नहीं है दोस्तों के साथ बैठ के? वो तो बैठते करते हैं, गुनगुनाते हैं कभी? शायरी से लगा हुआ है? शायरी से लगा हुआ है, अपनी शायरी? अयाज की शायरी, लतीफ़ की शायरी, अपना फैज़ की, सबकी जो है वो। खुद शायरी की? नहीं, मैंने खुद नहीं की। उनको लिखने से आप किससे मुतासर हुए ज़्यादातर? लिखने से तो मैंने शेख अयाज पढ़ा ज़्यादातर, लतीफ़ को पढ़ा, और सिंध में जो भी राइटर्स हैं उसको पढ़ा, और सिंध का लिटरेचर पढ़ा। सिंध का लिटरेचर बड़ा रिच है, बहुत रिच है। सिराज को पढ़ा, तनवीर अब्बासी हमारे होते थे खैरपुर में। ज़्यादातर आपने कालम लिखे, बाकी सनफ पे काम किया? नहीं, टाइम नहीं मिला मेरे को, लेकिन मैंने जो है वो यही कालम ही लिखे, ज़्यादातर कालम ही लिखे, और अंग्रेज़ी में भी लिखे, सिंधी में भी लिखे। और इस हवाले से दूसरी मैंने एक्टिविज़म की, सिंध के राइट्स पर जो भी इश्यूज़ थे वो करता था, जैसे कोल का मसला पहले हुआ था, उस पर किया, उससे शुरू किया। उसके बाद जो है वो लोकल गवर्नमेंट का इशू था, दूसरे इश्यूज़ थे जो भी एनएफसी के थे, ये वो एनएफसी पर भी। आपने बात की एनएफसी की, तो एनएफसी पे अभी भी फड्डा झगड़ा सूबों का चला आ रहा है। असल कहानी क्या है? एनएफसी अवार्ड पे हम मुत्तफिक सूबे होते क्यों नहीं, और ये साजिशें होती क्यों हैं? मेरे ख्याल में फेडरल ब्यूरोक्रेसी जो लेती है ना, वो 7,000 अरब लेती है फेडरल सिविलियन गवर्नमेंट चलाने के लिए। डिफेंस की तो हमें बजट देनी है, डिफेंस का बजट 2.5 ट्रिलियन। IMF कितना देता है? 3 साल में 2,000 अरब। IMF की ज़रूरत नहीं है। तो यही है कि फेडरल ब्यूरोक्रेसी अपना सिविलियन जो एक्सपेंडिचर है वो कम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है हमें 7,000 अरब दे दो, वो दूसरे भी दे दो। भाई आपको डेट सर्विसिंग अलग दे देते हैं, आपको डिफेंस का एक्सपेंडिचर अलग देते हैं,
आपका जो सिविलियन एक्सपेंडिचर है वो 7,000 क्यों है? क्या आपको लगता है कि वफाकी और सूबाई ब्यूरोक्रेसी ही सियासत करके कभी सूबों की, कभी एनएमसी पे, कभी किसी कहानी पे अपनी दुकान धंधा चलाना चाहती है? बिल्कुल चलाते हैं। फेडरल ब्यूरोक्रेसी इज़ वेरी स्ट्रांग। फेडरल ब्यूरोक्रेसी, आपने 7,000 अरब, भाई आप सूबों को 6,500 अरब देते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 19,000 अरब है। 14,000 टैक्स रेवेन्यू है और नॉन टैक्स रेवेन्यू 5,000 अरब है। 19,000 अरब में से आप 6,500 सूबों को देते हैं, तो ये 30% हुआ। और आप अपनी जो सिविलियन एक्सपेंडिचर है फेडरल गवर्नमेंट का, जो 2,500-3,000 अरब होना चाहिए, आप वो 7,000 अरब कैसे देते हैं? वही डिपार्टमेंट, यही मैंने टैक्स। सारे सेनेट में बात भी करते हैं, सेनेट आला आईनी इदारा है, फिर उनकी बातों पे अमल क्यों नहीं होता? देखिए, अमल होता भी है, ऐसे नहीं कि अमल नहीं होता। और इसमें ये फर्स्ट टाइम है कि गुज़श्ता जो फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था 18,500 अरब था, अभी इस मरतबा जो है 17,500 अरब है। 1,000 अरब जो है वो 1.3 ट्रिलियन, बल्कि 1.3 ट्रिलियन जो है वो लास्ट ईयर से फेडरल गवर्नमेंट ने बजट कम किया, वो हमारे बोलने की वजह से किया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आवाम के मफाद में ये है कि फेडरल गवर्नमेंट का सिविलियन एक्सपेंडिचर 2,500-3 हज़ार हो और 7,000 अरब नहीं हो। इससे पाकिस्तान में तरक्की बहुत होगी, तरक्की की राहें खुलेंगी और पाकिस्तान आगे जाएगा, सूबे आगे जाएंगे, तो मजबूत होगा। मेरे ख्याल में यही पाकिस्तान का एक्चुअल इशू है। आखिरी सवाल कि ज़मीर गुमरो को अवाम माजी का या अब का किसके तौर पे कबूल करे? मैं वही हूँ जो माजी में था, अभी भी वही हूँ, मेरा मौक़िफ़ भी वही है, बदला भी नहीं। मेरे ख्याल में कोई नहीं बदला। लेकिन जो है वो आप जब गवर्नमेंट में जाते हैं या गवर्नमेंट की पार्टी में जाते हैं, हम अभी तो कोalition में हैं, उधर तो नहीं है, कोई मिनिस्ट्रीज़ में नहीं है सिंध गवर्नमेंट, तो लोग जो है वो सिंध में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि शायद तब्दील हो गया। मैं तो वही हूँ जो पहले ज़मीर था, अभी भी मैं वही ज़मीर हूँ। मेहरबानी। हमारे साथ है सेनेटर ज़मीर घुमरो, खरी बात में खरे खरे सवालात का सामना करते रहे और बड़े दिल से खुलूस के साथ उसने जवाबात दिए। बहुत सारे इल्ज़ामात, बहुत सारी तनकीद भी खुश दिली से कबूल करते हुए जवाब देते रहे। एक लिखे पढ़े नौजवान है, नौजवानी से, लिखने पढ़ने से, सरकारी नौकरी से, वकालत से सियासत तक का एक सफ़र किया। दोस्तों के दोस्त, हमेशा महफ़िलों में कहके लगाते हुए अपने मुल्क, अपनी धरती की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। हमने काफ़ी उनको छेड़ा, मगर कानूनदान होते हुए उस छेड़खानी में भी नहीं आए। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें।